तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हम त्रिपुरी की कल्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है ना। इसमें हम क्या है, युवराज देव प्रथम से इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने आखिरी में थोड़ा सा देख लेते हैं कौन थे। शंकरगण तृतीय के बारे में हम बात कर चुके थे, जिनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। तो 1970 से 1980 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है। आगे क्या है कि शंकरगण तृतीय का अनुज था ये, है ना। कौन? युवराज देव द्वितीय। तो शंकरगण का कोई पुत्र नहीं था, फलतः उसका अनुज अगला शासक बना। इसका कार्यकाल 1990 से 1980 से 1990 स्वीकृत किया गया है, कुछ खास लंबा नहीं था, है ना। युवराज देव द्वितीय का काल कलचुरियों की शक्ति के हास्य का काल माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे युवराज देव द्वितीय ने कलचुरियों का जो शासन एरिया था ना, वो काफी कुछ कम हो गया था, इसलिए हास्य काल कहा गया है। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, वो क्या हो रहा था 1980 में 1990 के बीच में। मतलब पहले से ही, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इसी टाइम पे हुआ है। इतिहास है थोड़ा, वैसे चलता है ये मतलब मैथ्स और फिजिक्स जैसा बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है कि 1980 शुरू हो गया मतलब परमाणु शक्ति का उदय होने लगा होगा। ऐसी इन जनरल लेके चलते हैं कि परमाणु शक्ति वो उभर रहे थे, फलतः क्या हुआ, इनका टकराव हुआ। क्यों हुआ कि जैसे आप ये अगर मध्य प्रदेश है तो ये कौन है, मालवा, और ये हो गया त्रिपुरी। अब आमने सामने उभर रहे हैं तो टकराव तो होगा ही होगा। तो परमार नरेश बागपति ने आक्रमण कर युवराज द्वितीय को हरा डाला। लाइव झिंगा डाला। किसने हरा दिया? वाकपति मुंज ने। ठीक है ना। वाकपति मुंज इनका पूरा नाम था। इन्होंने हरा दिया था किसको? युवराज देव प्रथम को। इस विजय का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? उदयादित्य। उदयादित्य ये दूसरे परमार शासक है, इनका शिलालेख है उदयपुर प्रशस्ति, इसमें इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। मगर दक्षिण से चालुक्यों के आक्रमण के चलते वाकपति को जल्द त्रिपुरी छोड़नी पड़ी थी। अब देखो यहाँ पे चालुक्य आ गए, राष्ट्रकूट हट चुके हैं, क्योंकि ऊपर हमने क्या देखा था कि तैलभ द्वितीय है जो राष्ट्रकूट शासक था, कर्क द्वितीय, उसको हरा करके समूल नाश मार दिया था राष्ट्रकूटों का। चालुक्य की सत्ता स्थापित हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ गया? चालुक्य। ये इन्होंने अब क्या होता था कि जैसे मान लो ये पूरा भारत है, ये आपका त्रिपुरी, ये मालवा हो गया, ये त्रिपुरी हो गया, मुंज भाई साहब इधर आ गए लड़ने के लिए। ये चालुक्य थे तो ये चालुक्य यहाँ पहुंच गए। जैसे उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो गया, तो ये वापिस आए। अब जब ये वापिस आए तो यहाँ का जो शासक था ये वापिस से उभर गया। बस इतिहास में यही चलता रहा है इस वाले टाइम। हाँ। जब तक केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हुई थी ना, तब तक यही चलता रहा था भारत। फिर दक्षिण के चालुक्यों के आक्रमण के चलते वाक्यपति को जल्द त्रिपुरी छोड़कर जाना पड़ा था। फिर युवराज देव द्वितीय कौन था? शैव मतानुयायी था। ठीक है? ऊपर हमने देखा एक वैष्णव मतानुयायी था, कौन था वो? शंकरगण द्वितीय। शंकरगण द्वितीय या तृतीय था? एक मिनट देख लेते हैं एक बार अपन। हाँ, शंकरगण तृतीय थे ये। ठीक है? शंकरगण तृतीय क्या थे? वैष्णव वाले थे। हाँ, वैष्णव वाले थे कौन? शंकरगण तृतीय। फिर कौन शासक बना है? कोक्कल द्वितीय बनते हैं। ठीक है। कोक्कल द्वितीय में क्या है? युवराज द्वितीय के पुत्र थे ये। कलचुरियों की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्ति हुई इनके टाइम पे। ठीक है। कुर्गी कुर्गी शिलालेख उत्कीर्ण करवाया इन्होंने। इसमें अप्रत्यक्ष तौर पर गुर्जरों पर, गोंडों पर, कुंतलेश पर विजय का वर्णन मिलता है। मतलब इसमें ये बताया गया था कि अब जैसे ये कोक्कल द्वितीय जो है ना, इन्होंने संबंध स्थापित करे होंगे, तो फिर उनको सहायता पड़ी होगी, सैनिक वगैरह सहायता की, तो ये गए होंगे सैन्य सहायता लेकर के, तो फिर मदद कर दी होगी, और फिर वो जीत गए होंगे। तब जब जीते होंगे तो अपने शिलालेख में बता दिया कि हमने इनको जीता है, ऐसा चलता है। शैव मतानुयायी थे इनका ये। और फिर इनका जो काल है वो मत्तूर मयूर शाखा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मत्तूर मयूर शाखा शैव धर्म से ही संबंधित एक वो है, क्या बोलते हैं, शाखा है एक। ठीक है। फिर आते हैं आपके गंगेय देव। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। ठीक है। इनके बारे में इसलिए पढ़ना क्योंकि इनके बारे में 11 नंबर 10 नंबर में, अब तो 10 मार्कर हो गया, 10 मार्कर में इनके बारे में अलग से पूछा जा सकता है। ये कोक्कल द्वितीय के पुत्र थे कौन? गांगेय देव। ये अपने वंश का सबसे प्रतापी, शक्तिशाली एवं योग्य शासक साबित हुए अपनी उपलब्धियों के कारण, है ना। राज्य काल के प्रारंभिक समय में संभवतः चंदेल शासक विद्याधर का अधिपत्य स्वीकार करना पड़ा होगा उनको। संभवतः लिखा गया है, और अल्पकाल के लिए, प्रारंभिक समय में जब ये आए होंगे तब।
क्योंकि ऊपर हमने क्या देखा था? ऊपर हमने यहाँ देखा था ना कि ये इनके टाइम पे कलचुरियों का जो है वो कम होने लगा था प्रभाव। तो प्रभाव कम होते-होते अब ऐसा तो है नहीं कि गंगा देवी एकदम से ही उठ खड़ा हो गया होगा। तो इसलिए उनको आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा होगा किसका? विद्याधर का, जो चंदेल शासक था। संभवतः मुकुंदपुर अभिलेख गंगा देव का ही है, ठीक है? क्योंकि उसमें ऐसा अलग-अलग कुछ फैक्ट लिखा हुआ था तो मैंने संभवतः लिख दिया आगे। अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ध्यान रखिएगा इस पे, कि मुकुंदपुर अभिलेख किसका है? अ, गंगेय देव का है, ठीक है? संभवतः मुकुंदपुर अभिलेख गंगेय देव का ही है। प्रतिहार शासक राज्यपाल को विद्याधर ने मारा था, ये हम सबको पता है। और ये वाला वर्णन हमें कहाँ मिलता है? महोबा अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक है? महोबा अभिलेख या फिर महोबा इंस्क्रिप्शन। संभवतः इसमें गंगेय देव ने विद्याधर की सहायता की सहयोग किया होगा, ठीक है? किसने? गंगेय देव ने सहयोग किया होगा। और शायद इसे ही महोबा प्रशस्ति में रचनाकार ने इसे अधीनता का सूचक मान लिया होगा, ठीक है? ऊपर हमने क्या देखा कि राज्यकाल के प्रारंभिक समय में चंदेल को विद्याधर की आधिपत्य मानना होगा। अब ये किसमें स्वीकारा होगा? अब ये लिंक कैसे बिठाया इतिहासकारों ने कि हमको महोबा अभिलेख में क्या पता है कि राज्यपाल को विद्याधर ने हराया था। अब हराते-हराते क्या हुआ भाई, किसको सेना की ज़रूरत पड़ी होगी तो किसने मदद कर दी? गंगेय देव ने मदद कर दी कि ठीक है हम मदद कर देंगे। अब मदद तो कर दी इनने, मगर जो रचनाकार था कौन? महोबा शिलालेख का जो रचनाकार था उसको क्या लगा कि गंगेय देव तो हमारा नौकर है, ठीक है? तो इसलिए ये जो बताया गया है ना कि प्रारंभिक समय में अ, आधिपत्य स्वीकार किया गया होगा, तो ये इस तरीके से इतिहासकार जो है अलग-अलग चीज़ों को जोड़ के निष्कर्ष निकाला करते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर राजा भोज परमार से संघर्ष में गंगेय देव को असफलता हाथ लगी थी। इनका संघर्ष जो है राजा भोज परमार से भी हुआ था, जिसमें ये असफलता हाथ लगी थी। ये होता है भाई देखो शब्दों का चयन। अब असल में मैंने जहाँ पढ़ा हुआ था ना तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि हरा दिया था। ठीक है? हरा दिया था मतलब हार-हूर गए थे। अब असफलता हाथ लगी थी मतलब थोड़ा आपको लाइट वे में बताया जा रहा है कि कैसे लाइट वे में गंगेय देव की फेलियर को बताया जा रहा है ना? प्रमाण कहाँ से मिलता है इसका कि एक मदन बाल सरस्वती थे, ठीक है? रचनाकार थे। इनकी इनकी एक वो थी क्या बोलते हैं रचना, रचना का नाम क्या था? पारिजात मंजरी। इस पारिजात मंजरी में गंगे भोग उत्सव का वर्णन किया गया है, जिसमें गंगे को मतलब निचला दिखाने की कोशिश की जाती है। तो उसी आधार पे ये अनुमान लगाया जाता है कि गंगेय देव ने उत्कल के राजा को हराया था। उत्कल जो है कलिंग तट वाले एरिया है उड़ीसा के पास। गंगा यमुना दोआब पर सत्ता स्थापित की थी। कीर वर्तमान कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश के राजा को हराया था। वाराणसी पर अधिकार जमाया था। ऐसा हमें अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर मिलता है। फिर बुंदेलखंड पर आक्रमण मगर सफलता नहीं मिली। चंदेल शासक विजयपाल ने कड़ा विरोध किया था। ठीक है, अब देखो प्रारंभिक टाइम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जब इसका राज्यकाल प्रारंभ हुआ था तो प्रारंभिक समय में कौन था राजा? विद्याधर था। तो विद्याधर की मृत्यु हो गई होगी तो उसके बाद कौन आ गए यहाँ पे? विजयपाल आ गए। अब जैसे ये मृत्यु हुई होगी ना तो इतिहास में मतलब एक चीज ये रहती है कि जैसे ए राजा है इसका उत्तराधिकारी बी है, जैसे ए मरा और बी राजा बना, जैसे बी राजा मरता है ना तो जो दूसरे राज्य के शासक होते हैं ना वो तुरंत आते हैं आक्रमण करने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे ही नया राजा नियुक्त होता है ना तो दरबारी षड्यंत्र शुरू हो जाता है। वहाँ के जो सेनापति है वो खुद राजा बनने की कोशिश करते हैं। तो हर राजा इसी चीज का फायदा उठा करके अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करता है। तो ऐसे इन्होंने भी किया होगा मगर इनको असफलता हाथ लग गई। फिर उत्तर भारत अभियान गंगेय देव ने इसलिए भी किया क्योंकि महमूद गजनवी के आक्रमण से कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं बची। अब इस टाइम पे क्या हो गया था? गजनवी के आक्रमण शुरू हो गए थे। अब गजनवी गजनवी के आक्रमण शुरू हुए भारत में तो क्या हुआ कि हमारा भारत वाला जो एरिया था उत्तर वाला एरिया था यहाँ पे इसने सबको तहस नहस करके रख दिया था। 16-17 आक्रमण कर दिए थे। तो अब अपन तो एकदम नीचे वाले एरिया में थे, मध्य प्रदेश में थे, तो वहां तक आते आते इसको टाइम लग गया था तो वहां इतना कुछ हो नहीं पाया। तो जैसे ही इसने देखा, किसने? गंगे देव ने देखा कि अरे यार अब तो ये उत्तर वाले भारत में कोई बचा ही नहीं है। तो भाई साहब ने आक्रमण करके सबको जीतने की कोशिश की और काफी ये सफल भी रहा था। ठीक है, क्योंकि अब वहां पे केंद्रीय सत्ता नहीं रही ना। तो ये वाली लाइन का मतलब यही है कि प्रयाग को कुछ विद्वान गंगे देव की द्वितीय राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, प्रयाग को कहते हैं द्वितीय राजधानी। ऐसी अगर आप उसमें देखोगे किसमें, जब आप वो पढ़ोगे गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ोगे तो गुर्जर प्रतिहार वंश में जो नागभट्ट मतलब कन्नौज इनकी मेन राजधानी बनी थी। ठीक है, कन्नौज इनकी मेन राजधानी बनी थी। फिर बाद में
ग्वालियर को इनको दूसरी राजधानी कहा जाता है, दूसरी राजधानी या फिर आप कहो कि सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार में। तो वैसे ही इनके इसमें क्या है कि गंगे देव के समय प्रयाग को द्वितीय राजधानी कहा गया था, और मेन क्या थी, मेन त्रिपुरी थी, क्योंकि अपन त्रिपुरी के कलचुरी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। फिर ही कहते हैं यह यशकण के खैरे खैरहा तथा जबलपुर के तामपत्र से भी पता चलता है, किसके, यशकण के। ठीक है। और फिर ये क्या बोलते, यहाँ वाराणसी में इतना लहरा था तो वहीं पर ही उसने अपने प्राण भी त्यागे थे, जल समाधि टाइप की ग्रहण कर ली थी। शिव का परम उपासक था, शिव के मेरु प्रकार का मंदिर भी बनवाया। अब ये जो मेरु प्रकार का मंदिर है ये क्या होता है, ये अभी इसका मतलब ये है कि वराह मिहिर की संहिता है, कौन सी, बृहद संहिता, इसमें मंदिरों के प्रकारों का वर्णन दिया गया है। उस मंदिरों के जो प्रकारों का वर्णन है उसमें सबसे बड़ा मेरु प्रकार होता है मंदिर का। अब मेरु प्रकार में क्या होता है, इसमें 12 मंजिलें होती हैं, विविध प्रकार की खिड़कियां होती हैं, और चारों भागों या दिशाओं में एक एक द्वार होता है, तथा उसकी चौड़ाई 32 हाथ या फिर 48 फीट होती है। इसकी चौड़ाई, चौड़ाई की बात हो रही है, 48 फीट या 32 हाथ। ठीक है, तो मेरु प्रकार का मंदिर बनवाया था, शिव का परम उपासक था। और क्या था भाई, विक्रमादित्य की पदवी धारण करी थी इसने। फिर अलबरूनी ने जहाला नरेश के रूप में, मतलब अब देखो मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हो रहा था तो अलबरूनी आया हुआ था, तहकीक ए हिंद इसकी किताब थी। ठीक है। फिर अलबरूनी ने जहाला, अब जहाला जो है वो बघेलखंड का एरिया होता है, बघेलखंड का एरिया होता है, उसको बोलते हैं गंगे, पता उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया है किसने, अलबरूनी ने। महोबा से प्राप्त एक चंदेल शिलालेख में उसे विश्व विजयी कहा गया है। अब महोबा से प्राप्त एक अभिलेख है, ठीक है, और महोबा से ही हमें विद्याधर का भी एक अभिलेख मिलता है, क्या, धर का भी एक अभिलेख, ठीक है। अब ये हो सकता है या तो इसी ने किया हो या किसी और ने उत्कीर्ण करवाया हो वो अभिलेख जिसमें इसको विश्व विजयी कहा गया है। तो इसके बारे में इतना ही था। अब आते हैं कर्ण। ठीक है। इनके बारे में एक चीज ये याद रखना कि इनको शायद से यही है इनको मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, मध्य भारत का नेपोलियन, लक्ष्मण कर्ण या फिर ये वाले जो कर्ण है ना, इन्हीं को कहा गया है, जहां तक है ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये गंगे देव के पुत्र थे जो शासक बने, मगध पर आक्रमण किया, शासक वहां का न्यायपाल था जब मगध पर आक्रमण किया इन्होंने। पूर्व में बंग यानी कि बांग्लादेश में चंद्रवंशी राजा गोविंद चंद्र को हराया। दक्षिण में चोल नरेश राजाधिपति, सॉरी, राजाधिराज प्रथम को तथा नौलम नौलम्बवाड़ी के पल्लवों को हराया। ये इनके विजय अभियानों के बारे में पता चलता है। ठीक है, रीवा अभिलेख से जानकारी मिलती है इनके बारे में। फिर परमार राजा भोज ने गंगे देव को हराया था, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। तो अब होगा प्रतिशोध। ठीक है, प्रतिशोध में क्या हुआ कि कर्ण ने गुजरात का जो चालुक्य था भीम प्रथम, इससे संधि कर ली। ठीक है, और संधि करके क्या बोला कि भाई तुम अब जैसे मान लो ये ये और ये मालवा हो गया, ये त्रिपुरी हो गया, ये गुजरात हो गया, ये भाई साहब ने इनसे संधि कर ली, और उनसे क्या बोला कि अपन आओ, अपन दोनों मिलके इनके ऊपर आक्रमण करते हैं, तुम यहाँ से आना, मैं यहाँ से आऊंगा। इन्होंने बोला ठीक है भाई, ये आ गए, यहाँ आक्रमण कर दिया, इसको तहस नहस कर दिया, हरा हरू दिया। जय सिंह राजा थे यहाँ के, है ना। अब हरा तो दिया, मगर फिर ये जो कर्ण थे भाई, कर्ण भाई साहब थे, ये पलट गए। जो संधि में लिखा था कि भैया संधि में तुम आधा हम ले लेंगे, आधा तुम ले लेना, इतना राज्य तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पलट गए। फिर ये जो भीम प्रथम थे इनको आ गई गुस्सा, तो इनने बोला कि इसकी ऐसी तैसी यहाँ पे आया हूँ, मैं यहीं पहुंच जाऊंगा। तो इनने क्या करा, फिर अपना अभियान आगे बढ़ाया और ये त्रिपुरी की राजधानी में पहुंच गए। और ये भाई साहब अभी यहीं पर ही बैठे हुए हैं, ये त्रिपुरी की राजधानी में पहुंच गए। फिर इन्होंने देखा कि अरे, फिर ये बोलते हैं कि अरे यार मुझसे गलती हो गई, एक काम करो अपन वापस से है ना शांति समझौता कर लेते हैं। फिर इन्होंने क्या करा, जो इस युद्ध में जो मतलब आ, परमाणु पे जब आक्रमण किया था तो इस पे इन्होंने को जो घोड़े जीते, हाथी जीते, जो स्वर्ण वगैरह मिला था उसको दे करके फिर शांति समझौता किया था। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। परमार राजा भोज ने गंगादेव को हराया था, तो अब होगा प्रतिशोध। तो कर्ण ने गुजरात चालुक्य भीम प्रथम से संधि करके पूर्व पश्चिम से धार पर आक्रमण कर दिया। अगर राजा भोज स्वर्ग सिधार चुके थे तो जयसिंह उत्तराधिकारी को पदच्युत कर दिया, है ना। फिर क्या हुआ, फिर कर्ण ने भीम प्रथम से संधि के मुताबिक विजय क्षेत्र नहीं दिए।
ठीक है, विजय क्षेत्र नहीं दिए, तो उसने आक्रमण कर दिया और कलचुरी की राजधानी पहुंच गया। फिर बाद में कर्ण ने धार विजय से मिले हाथी घोड़े आदि देकर शांति समझौता किया। यही सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा था कि बुंदेलखंड में जो चंदेल शासक देव वर्मा था वो कमजोर शासक निकल गया भाई। ठीक है। अब कमजोर शासक हो गया तो क्या हो गया कि राजा कर्ण ने इसको एक अपनी अपॉर्चुनिटी समझा और इसने बुंदेलखंड को जीत मारा। और इसी प्रसंग का वर्णन हमें किसमें मिलता है? कश्मीर का कवि है विल्हण। कल्हण अलग है, विल्हण अलग है। विल्हण इसने कर्ण को क्या बोला है? कलंजर पति का काल। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा कि कलंजर पति का काल किसने कहा है? तो कश्मीरी कवि विल्हण ने कहा है। कलंजर पति का काल किसको कहा है? तो राजा कर्ण को कहा गया है, जो त्रिपुरी कल्चुरी के शासक थे। कर्ण को कश्मीरी कवि विल्हण ने क्या कहा है? तो कर्ण को कश्मीरी कवि विल्हण ने कलिंजर पति का काल कहा है। तो देखो, एक ही इससे तीन तीन टाइप से अलग अलग वे में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने आपको सुना दिए। कुछ विद्वानों के अनुसार राजा कर्ण ने अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया था, ऐसा मतलब विद्वान बोलते हैं। अब अलग अलग वर्णन देखने को मिलता है। ऊपर जो आपने देखा, अभी इतने सारे विजय करने के बाद हर कोई राजा जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करवाते ही है इस टाइप के काम। ठीक है। अब करवाया कि नहीं करवाया, ये मतभेद है। फिर वाराणसी से विशेष अनुराग था किसको? इसी को। तो इसको दूसरी राजधानी भी कहते हैं। ठीक है। तो वाराणसी से ही ऊपर भी हमने देखा था कि युवराज देव प्रथम या द्वितीय थे, जिनको प्रथम थे शायद, जिनको इससे काफी लगाव था। अच्छा, आप जब पढ़ोगे ना तो इसको जरूर यार आप लोग है ना अपने नोट्स वगैरह बनाते जाना, क्योंकि आप ऐसे केवल सुनोगे सुनोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। या फिर अगर नोट्स नहीं भी बनाना हो तो प्री के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं ना उनको जरूर लिखते जाइएगा। ठीक है। फायदा होगा आप लोगों को। फिर इसके बाद अ, कश्मीरी पंडित विल्हण ने अ, गंगाधर पंडित को राजा कर्ण के दरबार में हराया था। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में वो हुआ होगा, प्रतिस्पर्धा हुई होगी, तो गंगाधर पंडित को हरा दिया था किसने? ये इसने, कश्मीरी कवि विल्हण ने। तो कश्मीरी कवि विल्हण किसके दरबार से संबंधित है? कश्मीरी कवि विल्हण राजा कर्ण के दरबार से संबंधित। ठीक है। फिर विल्हण, कर्पण, नाचीराज अन्य कवि थे कर्ण के दरबार में। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये कभी भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा। ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, और ये जो फैक्ट जो मैं एक नहीं बताया था, जो मैंने शुरुआत में बताया था, इनको मध्य भारत है ना, मध्य भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। खा नहीं रहा है ठीक से, अब अगर आप समझ तो गए होंगे ना यार, अब बोल रहा हूँ मैं इतना तो। फिर कौन से शासक आए? यश कर्ण आए। ये कर्ण का पुत्र था। कर्ण ने जीवित रहते राजपाट यश कर्ण को ही सौंप दिया था, ऐसा देखने को मिलता है। राजा गाहल तक सीमित हो गया था इसके टाइम पे। ठीक है। क्योंकि अब देखो इसके टाइम पे क्यों सीमित हो गया था, क्योंकि दूसरे दूसरे नरेश भी बढ़ने लगे थे ना यार अब, तो इसलिए इनका शासन जो है सीमित हो गया था। मालवा नरेश लक्ष्मण देव ने हरा दिया था इसको, और ये एक दुर्बल शासक साबित हुए थे। ठीक है। फिर इसके बाद जो अगले शासक हैं वो कौन से हैं हमारे? गया कर्ण। गया कर्ण के बारे में दिया हुआ है। गया कर्ण जो थे, ये यशकर्ण के पुत्र थे। इस काल में कलचुरियों का क्षेत्र जो है और सीमित हो गया था। ये शिव भक्त थे, इनके राजगुरु शक्ति शिव थे। ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ खास नहीं है इनके बारे में। फिर नरसिंह गया कर्ण के पश्चात शासक बने। माता अल्हण देवी ने भेड़ा घाट में वैद्यनाथ शिव का मंदिर, मठ और व्याख्यानशाला, उद्यानमाला बनवाए थे। ठीक है। किसके टाइम पे बने हैं? ये नरसिंह के टाइम पे बने हैं। अब इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, अब क्या, अब ये पतन हो रहा है ना, अब क्योंकि फिर जय सिंह आए थे। नरसिंह के पश्चात उनका अनुज जय सिंह शासक बना। कुछ जानकारी नहीं मिलती इनके बारे में भी। फिर कौन आए आपके? विजय सिंह आए। जय सिंह का पुत्र था ये। चंदेल शासक परमारदी देव से हार गए थे ये। चंदेल शासक परमारदी देव। फिर ये देवगिरी के यादव शासक सम्राट सिन्हल ने आक्रमण किया था। इसे जाहाल हतकू सुलह कहा गया है। इसको कहा गया है यादव शासक सम्राट सिन्हल को कहा गया है, क्योंकि डाहाल को इन्होंने जीत लिया था ना, तो इसलिए। फिर सलक्ष्मण वर्मा को हराया था, विजय सिंह का अनुज था। अजय सिंह को महाराज पुत्र कहा गया है। फिर त्रैलोक्यमल, कुछ खास नहीं है इनके बारे में भी। त्रैलोक्यमल विजय सिंह का पुत्र था, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। फिर है आपके त्रिपुरी के कलचुरियों का अंत।
तो 1261 में के पश्चात कोलचेरियों की जानकारी नहीं मिलती है ना? परमार राजा जयवर्मा द्वितीय के सागर यानी कि राहतगढ़ अभिलेख से प्रमाणित कि परमारों का शासन था 1256 ईस्वी के आसपास त्रिपुरी वाले एरिया पे। और चंदेल शासक के इंदौरिया अभिलेख से भी पता चलता है कि वह कलिंग क्षेत्र पर चंदेलों का शासक था। ठीक है? तो इस इन दो अभिलेखों के आधार पे क्या प्रमाणित किया इतिहासकारों ने कि अब जो है वो त्रिपुरी की कलचुरी जो है मतलब अगर रहे भी होंगे ना तो सामंत आमंत टाइप के एक छोटे से गांव के राजा रहे होंगे। बाकी तो ऐसा कुछ इनके बारे में बचा बचा नहीं था। तो भाई देखो ये पार्ट 2 था, है ना, कलचुरियों के बारे में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।